रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा घणी। मैं शर्मिला यादव रिम क्लासेस ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं पे भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इंडिया जीके का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था। तो यदि दांडी मार्च की शुरुआत करें तो गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम गुजरात से चलते हैं। कहाँ के लिए? दांडी। और ये है आपके गुजरात के अंदर ही जो नवसारी जिला है। कौन सा जिला? नवसारी जिला। नवसारी जिला में दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं 5 अप्रैल 1930 को। और 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल को वहाँ पे नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं। अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई? तो ये सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम जो कॉलेज है उसकी स्थापना की गई। आजकल इसी को बाद में यूनिवर्सिटी बना दिया गया, तो अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यही कॉलेज को बनाया गया था। ठीक है, वर्तमान में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो इसी का परिवर्तित रूप है। ठीक है, मुगल काल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदार के संख्यात्मक पदनामों को दर्शाता है? मनसबदारी जो प्रथा है उसकी शुरुआत है वो अकबर के टाइम पे हुई। अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की जाती है। मनसब जो है वो अरबी शब्द है जिसका जो अर्थ होता है वो पद या रैंक। क्या होता है? पद या रैंक। अब ये मनसब है वो इसके अंदर दो आधार पे ये मनसब होते थे। इसके अंदर यदि भाग करें मनसब का तो ये होता था एक जात, दूसरा जो होता था वो होता था सवार। तो आपका उत्तर तो यहाँ से निकल के आ गया, जात और सवार। बात करते हैं जात क्या होता था। जात ये है प्रशासकीय पद, यानी जात होता था प्रशासकीय पद। प्रशासकीय पद यानी ये डिसाइड करता था कि जो सामंत है या फिर जो राजा है जिसको मनसबदार बनाया गया है उसके जो दरबार के अंदर वो उसकी स्थिति क्या रहेगी। इसके अलावा जो उनकी सैलरी वगैरह है वो भी किसके आधार पे तय की जाती थी? जात के आधार पे। सवार ये चीज निर्धारित करता था कि भी कौन सा राजा है या कौन सा जो मनसबदार है वो कितनी सेना रखेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वो थी सरोजनी नायडू। ये 1925 के अंदर जो इनका वार्षिक सम्मेलन था उसके अंदर अध्यक्ष बनाई गई। इनको महात्मा गांधी ने भारत कोकिला भी कहा है। तो भारत कोकिला क्यों कहा है? क्योंकि ये जो कविताएं लिखती थी और कविताओं के माध्यम से ही जन चेतना करती थी। ठीक है, इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि कौन अध्यक्ष पहली यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यदि महिला अध्यक्ष सीधा पूछ लिया जाए तो वो थी एनी बेसेंट। यदि सिर्फ अध्यक्ष पूछा जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन था तो WC बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और प्रथम पारसी अध्यक्ष की बात करें तो दादा भाई नौरोजी थे, जो सर्वाधिक टाइम मतलब सर्वाधिक बार आपके ये रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। इसके 3 बार रहे हैं और 3 बार ही जवाहरलाल नेहरू भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा यदि पूछा जाए प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे तो जॉर्ज जूलिय थे। ठीक है, फिर है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो 1929 का जो कांग्रेस है अधिवेशन है वो लाहौर में आयोजित किया गया था। और इसी को 1929 का लाहौर अधिवेशन के नाम से काफी फेमस है। इसकी अध्यक्षता है वो नेहरू जी ने की थी। कौन से नेहरू जी ने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी। और यहाँ पे क्या इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है? क्या की जाती है? पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। और जो 26 जनवरी 1930 को
भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी किसके द्वारा की जाती है? इन पे इस कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, फिर है चौरी चौरा नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये जो चौरा चौरी नाम उस टाइम गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था और 1922 के अंदर ये चौरा चौरी नामक स्थान पर एक घटना होती है, हिंसक घटना होती है। चौरा चौरी ये उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। यहाँ पे पुलिस थाना वगैरह जला दिए गए थे और हिंसा करने के कारण जो है गांधी जी ने अपना वो असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। फिर है निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व भारत में स्थित एक पहाड़ी नहीं है? यदि भारत का मैप देखें, थोड़ा सा मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगी भारत का मैप। थोड़ा सा अंदाजे से मैंने बनाया है। यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे हिमालय पर्वत है और यहाँ पे बात करूं अपने राजस्थान के अंदर ये अरावली चली जाती है। यहाँ पे बात करूं तो ये पश्चिमी घाट है। यहाँ पे बात करूं तो ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट थोड़ा एक खंडों के अंदर है, ये एक रेगुलर श्रृंखला नहीं है। यदि यहाँ पे करूं विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, तो जो महेंद्रगिरी पर्वत है पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की पहाड़ियों में से एक चोटी है जो कि उड़ीसा के अंदर पड़ती है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये महेंद्रगिरी पर्वत। गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियां हैं, ये इसमें यहाँ इस रीजन के अंदर है, आपके उत्तर पूर्वी भारत के अंदर, जिसको आप पूर्वांचल कहते हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा है, सिपकिला दर्रा है, ये आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ते हैं। उत्तराखंड के अंदर यदि बात करूं तो नीति और माना दर्रा है। जम्मू और कश्मीर के अंदर बात करूं तो जेलेपला है, बनिहाल दर्रा है। लद्दाख के अंदर लेह जो दर्रा है वो है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से लोकप्रिय है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक टेक्निकल हब है और यदि आपको पता है जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, टेक्निकल जो चीज़ें हैं, वहाँ पे जो अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम का, उसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और स्पेशली सिलिकॉन का यूज किया जाता है। तो बेंगलुरु के अंदर टेक्निकल, ये बेंगलुरु को टेक्निकल होने के कारण क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में है? ये थोड़ा स्टैटिक जीके में आपके उद्योग धंधे वाले उसमें से आ जाता है और हम कोशिश करेंगे जो आपके छोटी छोटी वीडियोज आपको स्टैटिक जीके के जो आपके हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, नदियों के उद्गम स्थल, दर्रे हैं, पहाड़ियाँ हैं, ये वाले जो छोटे छोटे वीडियोज के रूप में आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य और कृषि उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से हो जाएगी। ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम वगैरह से हो जाएगी। नीली क्रांति किससे हो जाएगी? उससे नीली क्रांति मत्स्य से हो जाएगी। पिंक क्रांति है वो झींगा उत्पादन से हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी है? तो आजकल जो ट्रेंड है ये जनजातियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका जो उत्तर है वो टोडा। ठीक है, टोडा जो जनजाति है वो नीलगिरी पहाड़ियों की मूल जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी रही थी? तो ये रही थी 74.04%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत के सबसे अधिक आबादी वाला जिला रहा था? ये थोड़ा स्टैटिक जीके हैं, कुछ समझाने वाले इनमें चीज है नहीं, तो ये ठाणे। फिर है भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, सदिया से धुबरी के बीच में, ये आपके रहेगा असम के अंदर। ठीक है, फिर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण जो कानून है 1972 के अंदर आया था और उसी के एक साल बाद 1973 में आपके जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो आया था।
और यदि राजस्थान में यदि पहला जो टाइगर प्रोजेक्ट है जो वो कहाँ पे शुरू किया गया था, रणथंभौर के अंदर किया गया था 1973 में ही। गहीर माता समुद्री जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? यदि गहीर माता, भित्रीकनिका, सिमलीपाल इनकी बात करूं तो ये है आपके उड़ीसा के अंदर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, तो ये आपके सारे मध्य प्रदेश के अंदर रहेंगे। और जो ताडोबा है वो आपके मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है। ठीक है। फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी किसी भी पैसे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है? और यदि मौलिक अधिकारों से शुरुआत की जाए तो 14 में आपके समानता का अधिकार रहता है। और यदि 16 की बात करें, 16 में आपका जो रोजगार से संबंधित अधिकार है वो रहेगा। 32 के अंदर अब वो जो रिट जारी करते हैं वो मतलब रिट जारी करने का अधिकार है। और 19 के अंदर आपके जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यदि 19(1) की बात करूं तो आपको व्यवसाय करने का जो अधिकार है वो 19(1) में दिया गया है। इसके अलावा 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता आदि अधिकार भी हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के तहत कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य जो जनता को देश के लिए करना है उनकी बात की गई है। और मौलिक अधिकार जो सरकार को देश की जनता के लिए करना है वो मौलिक अधिकार। ठीक है। तो देखते हैं हमारे कौन कौन से काम हैं जो हमें करने चाहिए। ये हमारे मौलिक जो कर्तव्य है वो उनकी संख्या 11 है। और 51 क के अंदर या 51(1) के अंदर, आर्टिकल 51(1) के अंदर दिए गए हैं। तो हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को मान देना और उसकी रक्षा करना, बिल्कुल। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद तथा अन्वेषण और सुधार की भावना का विकास करना, बिल्कुल है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिस्सा का त्याग, ये भी है हमारा कर्तव्य है। संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना, तो ये हमारा कर्तव्य नहीं है। ये संसद के पास संसद का अधिकार है कानून निर्माण करना। ठीक है। तो ये बात करें तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना। सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो सूर्य के प्रकाश से आप सभी को पता है कि विटामिन सी है। विटामिन सी है वो कहाँ से मिलता है? सिट्रिक फलों यानी कि जो खट्टे फल होते हैं, यानी कि जैसे ये संतरा है, नींबू है, जो सिट्रस फैमिली के जो उनसे मिलता है। बे की बात करें तो दूध, अंडे वगैरह से बे मिलता है। और ए की बात करें तो गाजर वगैरह से आपका ए मिलता है। तो आपका जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? डी। फिर है नीचे भारत में 4 परमाणु संयंत्रों के स्थान दिए गए हैं। तारापुर, नरोरा, केगा, काकरापार। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण की ओर उनके स्थानों का सही क्रम प्रस्तुत करता है? यदि मेरे से पूछा जाए कि इस पेपर में सबसे जो अच्छा क्वेश्चन है कौन सा है, तो ये वाला क्वेश्चन है। क्योंकि इसके अंदर आपसे 2 चीजें पूछ ली गई है। एक तो ये कि ये परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, आपसे इनडायरेक्टली ये पूछ लिया गया। और फिर आपको ये भी देखना है कि मैप में वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो यदि पहले बात करें, पी की बात करें, पी यानी कि तारापुर जो परमाणु संयंत्र है वो आपका रहेगा, पी कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। ये तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है। फिर क्यू नरोरा है वो आपका रहेगा यूपी के अंदर। ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है। यदि केगा की बात करूं, केगा कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। और काकरापार है आपका गुजरात के अंदर। यदि मैप की मैं बात करूं, एक बार इधर वाला बना लेते हैं, इतना काफी रहेगा। तो आपके यूपी लगभग यहाँ के लगभग पड़ता है। ये आपका यूपी यानी कि क्यू आपके यहाँ पे पड़ेगा। और ये आपका गुजरात यानी कि एस आपका यहाँ पे है। और महाराष्ट्र ये यहाँ पे है, महाराष्ट्र पी। और जो कर्नाटक है वो आपका यहाँ पे रहेगा, तो आर। तो देख लो QSPR, तो आपका
उत्तर आपको दिख रहा है सीधा के। यदि उत्तर से दक्षिण की हो जाए, पहले क्यू पड़ता है, फिर एस पड़ता है, पी और आर पड़ेगा। ठीक है। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा त्रावणकोर के थे। ये वर्तमान समय में किस राज्य में है? तो त्रावणकोर को आपको पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में? त्रावणकोर केरल में है। ठीक है। चौखंडी स्तूप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जो चौखंडी स्तूप है, इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने करवाया था, और गुप्त काल के अंदर इसका जो पुनरुद्धार किया गया था, पुनर्निर्माण किया गया था। और ये है उत्तर प्रदेश के अंदर सारनाथ से लगभग 85 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको ही पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में आपको पता है कि 3 रंग है। सबसे ऊपर केसरिया, फिर आपका है सफेद, और नीचे की जो पट्टी है वो है आपकी हरी, और यहाँ पे साथ में सफेद पट्टी के अंदर एक नीले रंग का चक्र भी है। यदि केसरिया रंग, जैसे आपके राजस्थान वालों को तो स्पेशली पता होगा, जब राजा लोग क्या करते थे, साका करते थे, तो उसमें क्या होता था, जो पुरुष थे वो केसरिया करते थे, यानी कि केसरिया रंग की पगड़ी धारण करते थे, और या तो मर जाएंगे या मार देंगे, मतलब अपनी पूर्ण क्षमता के साथ युद्ध के अंदर उतरते थे। ठीक है। तो यानी कि केसरिया जो है वो साहस व बलिदान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? साहस व बलिदान का। सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है, और जो चक्र है वो निरंतर चलते रहने का प्रतीक है। इसके अंदर 24 तिलियां हैं, और जो 24 तिलियां वो 24 घंटों को रिप्रेजेंट करती है। और यदि हरा रंग की बात करें, हरा रंग है वो खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है। प्रसाद योजना के संदर्भ में प्रसाद में दूसरे ए का क्या अर्थ है? यदि प्रसाद की मैं बात करूं तो पी से बन जाएगा आपके पीलीग्रिम। यदि इसकी बात करूं तो रिजुवेशन। इस ए की बात करूं तो एंड, और इस एस की बात करूं तो स्पिरिचुअल। और इस ए की बात करूं तो ऑगमेंटेशन। और डी की बात करूं तो ये है ड्राइव। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में इसकी शुरुआत की गई थी, और धार्मिक अनुभव प्रदान करने के हिसाब से इस प्रसाद योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑगमेंटेशन। ठीक है। फीफा विश्व कप 2018 में कौन सी टीम उप विजेता रही? तो फीफा आपको पता है फुटबॉल, जो फीफा कप है वो फुटबॉल का होता है, और इसमें जो उप विजेता टीम रही थी वो क्रोएशिया रही थी। जोशना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है? तो जोशना चिनप्पा है वो स्क्वैश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आईपीएल क्रिकेट टीम नहीं है? संभवतः उस टाइम आईपीएल चल रहे थे, तो देखते हैं। मुंबई इंडियंस, बिल्कुल विजेता भी यही रही थी। सनराइजर हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल, शायद यही रही थी मुंबई इंडियंस ही। यदि बंगाल वॉरियर्स नहीं है, बंगाल टाइगर्स है। तो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन रहा होगा, तो बंगाल टाइगर्स। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण निम्नलिखित में से किस वर्ष जीता था? तो 2014 के अंदर जीता था, और अभी जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर कौन सा पदक जीत के आई थी भारतीय टीम? ये जीत के आई थी कांस्य पदक। 41 साल बाद में पदक हमारी झोली में आया था। 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया? तो ये थे राजा चोल प्रथम। ठीक है। गारो पहाड़ियां, एक ही पेपर में क्वेश्चन रिपीट, मतलब ऑप्शन से निकाला गया है। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हमने देखा था कौन से क्षेत्र में थी? उत्तर पूर्व में थी। यदि उत्तर में बात करें तो हिमालय है। भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया था? तो यदि संविधान सभा की जो बैठक है, पहली बैठक की बात करूं तो वो स्टार्ट हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठतम सदस्य होने के कारण इसका अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि
मैं बुजुर्ग होने के कारण क्या है, इस संविधान सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। तो दूसरे दिन विधिवत चुनाव करवाए गए और 11 जो दिसंबर है 1946 जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनको क्या किया गया, संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा जो बात करूँ दिसंबर 1946 में, जो एक 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा कि हमारे जो संविधान है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, और वही वर्तमान में हमारी प्रस्तावना भी है। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है वो बनकर तैयार हो जाता है। अभी हमने बात की थी कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उसी 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है, फिर इनमें से कौन एक संश्लेषित या सिंथेटिक फाइबर है। तो संश्लेषित फाइबर की यदि बात करें तो वो होते हैं जिनका निर्माण प्राकृतिक रूप से नहीं होता, या किसी फसल के माध्यम से या किसी जीव के माध्यम से निर्माण नहीं हो रहा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, लेबोरेटरी के अंदर बना रहे हैं। तो उसका उत्तर, यदि कपास की बात करें तो बिल्कुल इसकी फसल होती है, यदि जूट की भी फसल होती है। रेशम है, ये जो रेशम का जो कीड़ा होता है बोम्बैक्स मोराई जिसका वैज्ञानिक नाम है, उसके द्वारा उसके कोकून से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रेयन। तो आपके 35 क्वेश्चन है जो इस पेपर के अंदर पूछे गए थे। आप इसको देखेंगे अच्छे से कि जो आपके लूसेंट है और जो आपकी स्पीडी बुक है वो आपका लगभग 95 से अबोव जो पेपर है वो आपका कवर कर रही है। ठीक है, दोनों ये जो बुक मिलके आपका लगभग 95 से ऊपर का पेपर कवर कर रही है, तो इसलिए ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से कीजिएगा। और बाकी के जो पेपर है उनको भी हम सोल्व करेंगे जल्दी ही। तो आप आराम से पढ़ाई कीजिए बिना कोई भी तनाव के, बिना किसी भी टेंशन के। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।